Good morning student. Today we are going to start our civics chapter number 2 फेडरलिज्म यानी संघवाद। फेडरलिज्म है क्या, संघवाद है क्या? संघवाद क्या है कि जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, जो सरकार चलाने के तरीके हैं वो कैसे कि उसमें जितने भी राष्ट्र के बीच में या राज्यों के बीच में जो शक्तियों का निर्धारण होता है उसे ही हम फेडरलिज्म के नाम से जानते हैं। फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म क्या हैं? दो तरह के लेवल्स होते हैं गवर्नमेंट के, जो अलग अलग स्तर होते हैं गवर्नमेंट के, वो सेम सिटीज़न के ऊपर रूल करते हैं। जैसे कि हम एक आम नागरिक हैं, लेकिन हमारे ऊपर जो ग्राम प्रधान है या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है वो, और उनके नियम भी लागू होते हैं, साथ ही साथ स्टेट के नियम भी लागू होते हैं और राष्ट्र के नियम भी हमारे ऊपर लागू होते हैं। हम अलग अलग तरह से इन सभी के बनाए हुए नियमों को फॉलो करते हैं। तो ये क्या है कि तीनों की तीनों शक्तियाँ एक ही व्यक्ति के ऊपर अलग अलग रूप से अपना जो अधिकार है वो लागू करती है कि किस तरह से वो उनके ऊपर अधिकार जमाती है। जो फंडामेंटल प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशन के, जितने भी संवैधानिक अधिकार हैं या संवैधानिक जो मूलभूत सुविधाएं हैं या आवश्यकताएं हैं संविधान की, वो कोई एक सरकार या सरकार का कोई एक स्तर अपनी मर्जी से नहीं बदल सकता। उसके लिए ज़रूरत है कि वो सभी को साथ लेकर, अगर कोई बदलाव लाना है तो वो सभी को साथ लेकर ही लाया जा सकता है। जो जुडिशरी है वो अगर किसी राज्य के बीच में और जो सरकार राष्ट्रीय सरकार है, नेशनल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है या लोकल बॉडीज़ हैं, अगर इनमें से किसी का भी आपस में जो सरकार से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है किसी भी सरकार से, तो इन सभी की समस्याओं का समाधान केवल कोर्ट के द्वारा हो सकता है। ये कोर्ट हमारा अंतिम स्टेप होता है कि अगर राष्ट्रीय सरकार और राज्यकीय सरकार या किसी राष्ट्रीय सरकार या लोकल बॉडीज़ के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो वो केवल और केवल कोर्ट में ही समाप्त हो सकता है। सोर्सेस ऑफ रिवेन्यू जो हैं वो हर किसी की डिवाइड कर दी गई थी जो हमारा संविधान है उसके द्वारा, यानी कि जितने भी सोर्सेज हैं कि जो जितना भी टैक्स आएगा, कितना राज्य सरकार को जाएगा और कितना केंद्र सरकार को जाएगा, ये हमारे संविधान के द्वारा पहले ही निर्धारित कर दिया गया था ताकि इसके ऊपर बाद में कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। काइंड्स ऑफ फेडरलिज्म क्या हैं? कितने तरह का संघवाद होता है? एक होता है कमिंग टुगेदर फेडरेशन। कमिंग टुगेदर क्या होता है? जब छोटे छोटे राज्य आपस में मिलकर ये निर्णय लें कि वो सभी एक रूप में आकर सरकार चलाएंगे, वो होता है कमिंग टुगेदर फेडरेशन। एक होता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन क्या है? जब एक कोई बड़ा राष्ट्र हो और वो अपने ही देश के छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के उन सभी के ऊपर अपना कंट्रोल करता हो, वो होता है होल्डिंग टुगेदर। भारत में होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन होता है क्योंकि हमारे अलग अलग राज्य हैं जिनके ऊपर केंद्र सरकार अपना नियंत्रण रखती है। भारत को एक संघवाद देश कैसे कहा जाता है? क्या चीज़ें हैं जो भारत को एक संघीय देश बनाती हैं? जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ओरिजिनली उसने केवल 2 स्तर दिए थे सरकार के, एक केंद्र सरकार, एक राज्य सरकार। उसके बाद आगे चलकर जो बदलाव लाए गए उसमें एक तीसरा स्तर बनाया गया जिसको नाम दिया गया पंचायत या फिर म्यूनिसिपैलिटीज़। जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने शक्तियों का निर्धारण यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में किया था 3 लिस्टों के द्वारा। सबसे पहले यूनियन लिस्ट में वो सारे सब्जेक्ट्स थे, वो सारी चीज़ें थी जो कि राष्ट्र को प्रभावित करती हैं, वो यूनियन लिस्ट में थी। उसके बाद स्टेट लिस्ट में वो सारी चीज़ें आती हैं जिससे एक राज्य प्रभावित हो सकता है, उसकी अच्छाई या उसकी बुराई जो भी है वो उस राज्य के साथ है। अगर उसे किसी चीज़ से फ़ायदा या नुकसान होता है तो वो एक स्टेट के अंडर में आता है। फिर आता है कोकरेंट लिस्ट। कोकरेंट लिस्ट में क्या होते हैं? जो वो कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो राज्य के और राष्ट्र के दोनों के फेवर में होती है या दोनों के नुकसान में होती हैं, वो कोकरेंट होती हैं। यानी कि उसमें जो भी निर्णय लेना है वो दोनों इकट्ठे होकर ले सकते हैं। फिर एक और लिस्ट बनती है जिसे कि बोला जाता है रीशेड्यूल्ड सब्जेक्ट्स, या ये ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कभी कभी अचानक से कोई डिमांड आ जाती है, कभी कभी अचानक से कोई परेशानी आ जाती है, तो बाकी सारी चीज़ों को छोड़ के
हमें उस एक चीज़ की तरफ ध्यान देना पड़ता है। उस एक अचानक से कोई मुसीबत आ जाए तो उससे निपटने के लिए, समस्या का समाधान खोजने के लिए सबको एक साथ आना पड़ता है। तो ये अलग लिस्ट बनती है जो अचानक से जो ज़रूरतें होती हैं उनको पूरा करने के लिए। फीचर्स ऑफ इंडियन फेडरेशन के फीचर क्या हैं? ऑल स्टेट ऑफ इंडिया डू नॉट हैव इक्वल पावर्स। जितने भी राज्य हैं भारत के, उन सभी के पास समान रूप से अधिकार नहीं है, समान रूप से शक्तियाँ नहीं हैं। जितनी भी जो पार्लियामेंट है वो अपने आप से कोई भी निर्णय लागू नहीं कर सकती। उसके लिए उसे, जो पार्लियामेंट में 2 हाउसेस होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, उसे उन दोनों हाउसेस से परमिशन लेनी पड़ेगी। कम से कम 2/3 जो लोग हैं वहाँ के, 2/3 बहुमत जो है उसको चाहिए होगा किसी भी नियम को लागू करने के लिए। जो जुडिशरी है, जब आप कोई कानून लागू करते हैं तो जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है वो सरकार के ऊपर नज़र रखती है कि उनके द्वारा लाए गए किसी भी निर्णय का असर जो हमारा संविधान है उसकी मूलभूत संरचना को ठेस ना पहुंचाता हो। फेडरलिज्म प्रैक्टिसाइज्ड कैसे होती है? उसके लिए वो लिंग्विस्टिक स्टेट का यूज़ करते हैं, यानी कि जो राज्य का निर्धारण होता है उसका इस्तेमाल करते हैं। 1947 में जो बाउंड्रीज़ थी, जो राज्यों की सीमाएं थी, वो बदल गई थी। रीज़न था कि राज्यों को 2 तरह से डिवाइड किया गया था, क्या तो भाषा के स्तर पर या कल्चर के स्तर पर। यानी कि क्या तो किसी की जैसे लैंग्वेज एक जैसी है तो वो लोग एक राज्य में आ गए, और कल्चर या सभ्यता या संस्कृति जिनकी एक जैसी है वो एक राज्य। तो इस 2 तरह से राज्यों का निर्धारण या राज्यों की सीमाएं बनाई गई थी। लैंग्वेज पॉलिसी, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने किसी भी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया है। हिंदी हमारी राजकीय भाषा है। इसके अलावा 21 भाषाएं और हैं जिन्हें अनुसूचित किया गया है भाषा के रूप में कार्य करने के लिए, जो राज्यों से जुड़ी हुई हैं। उसके बाद राज्यों की अपनी भाषाएं भी होती है, जैसे कि उत्तराखंड में हिंदी और इंग्लिश के अलावा संस्कृत राज्य की अपनी भाषा के रूप में अलग प्रकार से काम करती है। तो इसके अलावा इंग्लिश और हिंदी, ये 2 जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनकी तरफ से 2 भाषा के रूप में मुख्य रूप से कार्य करने के लिए परमिशन मिली हुई है कि हिंदी के अलावा आप इंग्लिश में कार्य कर सकते हैं। सेंट्रल स्टेट रिलेशन, राज्य और केंद्र के रिश्ते, जो शेयरिंग ऑफ पावर है, यानी कि जो सत्ता का निर्धारण है, जो शक्तियों का निर्धारण है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, वो कॉन्स्टिट्यूशन को हमारे और ज़्यादा मजबूत बनाता है। हमारे संघवाद को, हमारे जो संविधान की मूलभूत रिक्वायरमेंट्स हैं उनको और ज़्यादा मजबूत बनाता है। 1990 में जब बहुत सारी शक्तियाँ जो अलग अलग रीजनल स्टेट्स में जो वो बन रही थी, छोटी छोटी पार्टियाँ बन के उभर के सामने आ रही थी, छोटे छोटे जो नेता थे उन लोगों ने अपनी जो पार्टियाँ बनाई थी, रीजनल पार्टीज़ जिन्हें बोलते हैं, स्थानीय जो पार्टीज़ होती हैं, वो जब वो उभर के सामने आने लगी और धीरे धीरे राज्यों से निकलकर वो बाहर आई और केंद्र में आकर उन्होंने सपोर्ट किया और गठबंधन की सरकार के रूप में कार्य शुरू हुआ, तो तब से हमारा जो शक्तियों का निर्धारण है वो बदल गया। अब केंद्र सरकार अपनी मर्ज़ी से किसी एक राज्य की सरकार को, जब गठबंधन बन जाता है तो आपको सबकी बातें सुननी पड़ती हैं। तो सबकी बातें सुनने के बाद जो केंद्र सरकार है वो अपनी मर्ज़ी से किसी एक जो सरकार है उसको डिसमिस नहीं कर सकती थी। डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, डिसेंट्रलाइजेशन कैसे होता है इंडिया का? जब केंद्र और राज्य दोनों से अधिकार छीन कर किसी तीसरी पार्टी, यानी कि जो लोकल गवर्नमेंट होती है, जो लोकल में लोग रहते हैं उन लोगों को, जैसे कि म्यूनसिपैलिटी और पंचायत, इन लोगों को अधिकार दे दिए जाएं तो वो डिसेंट्रलाइजेशन होगा। ये कोर्ट के द्वारा किया जा सकता है। 1992 में जो लोकल बॉडीज़ थी, यानी कि पंचायत या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, इनके कोई चुनाव नहीं होते थे, रेगुलर चुनाव नहीं होते थे, कभी हो गए नहीं भी हुए, 5 साल में रेगुलर होंगे ये कोई निर्धारित नहीं था। जो लोकल बॉडीज़ थी उनकी अपनी कोई रिसोर्सेज नहीं थी इनकम की, या उनकी अपनी कोई शक्तियाँ भी नहीं थी। 1992 के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बदलाव किए गए 1992 के बाद, और जो ये हमारा तीसरा स्तर था सरकार का, यानी कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या फिर ग्राम पंचायत, इन लोगों के अधिकारों को बढ़ाने की बात की गई। उसके अंतर्गत
इसके लिए मैंडेटरी किया गया कि 5 साल में चुनाव होने ही होने हैं, यानी कि चुनाव हर हाल में 5 साल में यहाँ पर होने चाहिए। उस पर सीट्स रिज़र्व कर दी गई थी शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए। उनके लिए सीटें रिज़र्व होती हैं कि कहाँ कहाँ कितने % लोग इन्हीं के होंगे। उसके बाद 1/3 जो सीट्स थी वो लेडीज़ के लिए रिज़र्व कर दी गई थी। और एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट बनाया गया था स्टेट इलेक्शन के नाम से, जो इनके ऊपर नज़र रखेगा, जो ये चुनाव स्टेट के अंदर होंगे इनके ऊपर वो नज़र रखेगा। जो स्टेट गवर्नमेंट है उससे कहा गया कि वो जो रिवेन्यू का जो रिवेन्यू आता है उसको लोकल गवर्नमेंट के साथ जितना वो वहाँ से लेती है, तो जैसे केंद्र सरकार के साथ बांटती है ऐसे ही वो जो लोकल गवर्नमेंट है उनको भी बांटेगी। जो गांव सरकार के भी लोकल में 2 तरह से होती हैं। एक होती है रूरल लोकल गवर्नमेंट, जिसमें कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद आते हैं, और दूसरी होती है अर्बन लोकल गवर्नमेंट, जिसमें कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस आते हैं। रूरल गवर्नमेंट में ग्राम पंचायत जो होती है ये डिसीज़न मेकिंग टीम होती है जो कि अपने गांव के लिए निर्णय ले सकती है। पंचायत समिति कुछ गाँवों की जो पंचायत होती हैं कुछ गाँवों की, वो इकट्ठे होकर जो एक यूनियन बनाती है उसे कहते हैं पंचायत समिति। उसके बाद जिला परिषद, जब पूरे ज़िले की पंचायत इकट्ठा होकर एक संगठन बनाती है तो वो कहलाती है जिला परिषद। चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।